मुखर्जी साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो इसी पर गरीबी और उसको कैसे सुधारा जाए और इसी पर काम करते हैं। इसके अलावा अमात्य सेन है, अटल जी की सरकार में भी वो मददगार थे, उसमें भी सलाहकार थे। तो आप इन चीजों को समझना पड़ेगा। जब आपको देश यदि बनाना है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। आपने रघुरमन राजन को बाहर किया, जबकि उनके जैसे काबिल व्यक्ति को तो संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन आपका असल में एजेंडा ही नहीं है कि देश को और देश की अर्थव्यवस्था को या किसी चीज को सुधारना है। आपका एजेंडा है कि भारत सरकार की जीडीपी से ऊपर जो है अंबानी अदानी की जीडीपी होनी चाहिए। आप देश को वैसे बनाना चाहते हैं कि निजी कंपनियों की जीडीपी सबसे ऊपर हो और भारत सरकार की, देश के लोगों की जो जीडीपी है वो बिल्कुल गर्त में चली जाए। इसी का नतीजा है। आप पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट देखिए, वो जो है बताती है कि कैसे हमारे देश में 2016 के बाद में स्थिति ये हुई कि जो आर्थिक असमानता आई है वो समझने वाली बात है। उस पूरी रिपोर्ट को देखने वाला। नीति आयोग की आप रिपोर्ट देखिए, वो कहता है कि हर चौथा व्यक्ति जो है सर्वकालिक गरीबी का शिकार है। तो आप ये समझिए, नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, वहां की रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट से ये जो असमानता सामने आती है, तो उस स्थिति में आप खड़े हैं 164वें नंबर पे आप पहुंच जाते हैं क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। साहब, आपसे पहले बांग्लादेश समेत वो सारे देश हैं जिनके आप दर्जनों देशों के नाम भी आप नहीं जानते होंगे, 50 देशों के नाम आप नहीं जानते होंगे, सुने नहीं होंगे शायद। तो आप ये समझ लीजिए कि वो हमसे आगे हैं और हम पीछे क्यों। और ये प्रति व्यक्ति आय ये मत समझिए कि हम सबकी मिला के है, इसी में अदानी अंबानी की आमदनी भी शामिल है, उन पूंजीपतियों की भी आमदनी शामिल है जिनके बूते ये इतनी दिखाई दे रही। यदि उसको अलग कर दीजिए उन 100 लोगों की, तो ये 1/4 नहीं बचेगी। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में क्या स्थिति है, कितनी असमानता हो गई। मैं यही बात कह रहा था कि 2014 में 22% जो संपत्तियां हैं देश की, उन पर 1% लोगों का अधिकार था, और आज ये स्थिति है कि 0.01% लोगों के पास में देश का 52% एसेट, और जिनके पास 52% संपत्तियां पहुंच गई हो 22 से, तो आप कल्पना करिए कि किसके लिए काम किया जा रहा है। तो आज देश के लिए तो काम ही नहीं किया जा रहा। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण एलआईसी को ले लें। इसी नरेंद्र मोदी सरकार का जो 2018 की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए, वो 36 पॉइंट समथिंग, मतलब ये राउंड फिगर में लेंगे 37 लाख करोड़ का असेसमेंट है एलआईसी का। और वही एलआईसी आज से 3-3.5 महीना पहले उसका जो असेसमेंट होता है, जब इसका आईपीओ लाने का प्लान करते हैं, तब कितना 12.5 लाख करोड़ का बताते हैं, और उसके बाद में आज 3 महीने बाद ये 4.4 लाख करोड़ बताते हैं। मतलब आप यूं घट रही है एलआईसी। आप इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है। इसका मतलब है आप लूट रहे हैं, और वो लूट के किस में जा रहा है। आप ये देखिए, तमाम कंपनियों के, इंडियन एयरलाइंस की बात कर लीजिए, आज टाटा के पास चली गई। टाटा को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, देश के बनाने में उसने योगदान दिया है। टाटा बिरला का निश्चित रूप से इस देश के बनाने में योगदान है, इसलिए उससे मैं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन आप देखिए, आज टाटा को वो एयरलाइंस वापस मिली जो कभी उन्हीं से लेके भारत सरकार ने भारत की एयरलाइंस बनाई। और हम दुनिया में इकलौते देश हैं जिसके पास में, जिसकी सरकार के पास में अपनी कोई एयरलाइंस नहीं है। नहीं तो दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं, छोटे से छोटे देश के पास अपनी है। तो आप समझिए, और यदि ये नहीं होती तो शायद आप तमाम जब संकट के क्षण थे
तो उस समय जो निकाल के लाने की पोजीशन थी आप नहीं ला पाते, तो ये मददगार रहे हैं। लेकिन चलिए छोड़िए, आपने बेचा, आप बेचने का देखिए, इसके एसेट्स करीब 1.25 करोड़ रुपए के होते हैं, और स्थिति क्या हुई, उसको लगातार लगातार जिस तरीके से किया गया, और नतीजा ये हुआ कि टोटल आपने जो बेची है, भारत सरकार के हाथ में कितना आया है, 8,000 करोड़। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है। आप इसका एक DHFL का एक उदाहरण ले लीजिए, आप किस तरीके से हुआ कि कंपनी के ऊपर लोन कितना था, और लोन के बाद में आपने उसको किस तरीके से हुआ, जिस व्यक्ति की जिसकी कंपनी थी वाधवा की, उसने जेल से कहा कि हम इसमें कैश 96 लाख रुपए वो 96,000 रुपए देने को तैयार है, मतलब तुरंत पेमेंट करने को तैयार है। लेकिन भारत सरकार ने उसको इनकार कर दिया और 32,000 करोड़ रुपए दे दिया, किनको, अंबानी के समधी को। और उसके बाद में उस 32 में भी 30,000 करोड़ का लोन कर दिया, मतलब भारत सरकार की बैंक ही सारा पैसा पेमेंट कर रही, और जो वो मार गए 54,000 करोड़ रुपया बैंकों का, उस पर कोई वो नहीं, वो खत्म हो गया, उसे बट्टे खाते में डाल दिया गया। तो इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार में इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, हर चीज का इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, चाहे इलेक्टोरल हो चाहे दूसरे हो। आप देखिए जब चुनाव आते हैं तो किस तरीके से सरकार की निधि का, हमारी जो सार्वजनिक निधि है, उसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है। कहीं किसी योजना के नाम पे, कहीं किसी योजना के नाम पे अचानक आपके अकाउंट पे पैसे आने लगते। तो ये सारी चीजें, पहले आप जाके कैश मान लीजिए वोटर को देते थे 500 रुपया, 1,000 रुपया, लेकिन आज क्या है, देने की जरूरत नहीं है, अकाउंट में नंबर 1 में जा रहा है, कहीं नोट पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझिए, और छापे किसके यहाँ पड़ते हैं, ईडी के, जो विपक्षी दल के होते हैं। तो इन सब चीजों के सबूत मौजूद है कि ये सरकार किनके लिए काम कर रही है। क्यों नहीं आज तक कार्रवाई हुई कि उस पोर्ट में जिसमें इतने हजारों करोड़ रुपया का नशा पकड़ा गया, उस पर बार बार और दोबारा पकड़ा गया, उसके बावजूद क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों? इसका मतलब है तस्करी करने की, नशे की, और या दूसरी तरह तस्करी करने की छूट दी गई है। तो इन सारी बातों पे उन पर सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं, जिसकी ये जिम्मेदारी होती थी, वो चर्चा भी नहीं करता है। विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है वो चर्चा नहीं करता है। मुझे आपको कल की परसों की घटना आप देख लीजिए कि पूरे देश के हर राज्य मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का आतंकवादी कनेक्शन है, और ये जितनी आतंकवादी टाइप की घटनाएं हुई हैं वो सब उनके लोगों ने करवाई और करी है, और उनका कैसे उसका पूरा नेक्सस है। लेकिन आप बताइए, मैं अखबार देख रहा था, किसी भी अखबार के उसमें उसको जगह नहीं मिली थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मीडिया किस तरह की भूमिका में है। जब फॉरेस्ट लैंड पर जब जिस तरीके से कब्जाने का अदानी अंबानी के लिए परसों हुआ, और इस पर जो काम चल रहा है उस पर राहुल गांधी ने अपना वो भी जारी किया और बयान भी जारी किया, उसके बावजूद आप देखिए, आज मैंने देखा द हिंदू छोड़ के किसी अखबार में मुझे नहीं दिखाई दिया। तो हालत ये है कि कोई वो भी दबा के लिख रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये स्थितियां हैं आज। तो मीडिया इस पोजीशन में खड़ा है, क्यों? किसी को राज्यसभा जाना है, किसी को पैसा लेना है, किसी को कोई और तरह के लाभ लेते हैं, और या कोई ने इतनी जो है टैक्स हेवन कंट्रीज में अपने पैसे लगा रखे हैं, तो उनसे बचना है। तो आपने देख ही लिया ईडी ने किस तरीके से बुला लिया उनको, टाइम्स समूह के उनको। और इसके अलावा आप देखिए, आपको यदि याद होगा कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन, तो तमाम सारे ग्रुपों ने कहा था पैसा दो, हम कुछ भी करने को तैयार। तो आप समझिए कि इस पोजीशन में हो तो मीडिया के 3 स्तंभ तो भ्रष्ट हो ही चुके हैं, चौथा महाभ्रष्ट हो गया है, और उसका नाम है मीडिया। जी
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।